नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा डिप्रेशन के एक ऐसे कारण के बारे में, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते बहुत हैं, बात बहुत की जाती है, पर ठीक से समझते नहीं हैं। और वह है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अचेतन मन है, वह किस तरह से डिप्रेशन का कारण बनता है। या यह कहें कि हमारे अचेतन मन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है या ये कहें कि वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन है उनके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि एक ऐसे व्यक्ति के मन में नहीं चल रहा है जिसको कि डिप्रेशन नहीं है। तो वह क्या चल रहा है? वह क्या होता है किसी डिप्रेस्ड पर्सन के, एक अवसादग्रस्त व्यक्ति के मन में, अचेतन मन में, जिसके कारण उसको या तो डिप्रेशन होता है या उसका डिप्रेशन बना रह जाता है। यह हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या वह कारण है? क्या वे कारण हैं जिस वजह से कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है? ऐसे मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं। इस तरह की वीडियोज़ की श्रृंखला में यह एक ऐसी वीडियो है जो एक अलग तरह की एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट या ये कहें कि थ्योरी प्रेज़ेंट करती है, बताती है कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन क्यों हो जाता है। जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं, वो हमें कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस देती हैं कि लोग किस तरह से सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो महसूस करते हैं, फील करते हैं। और इस संबंध में हमें एक एविडेंस बेसिस देती हैं। मतलब हमारे पास सबूत होते हैं। ये केवल मनगढ़ंत धारणाएं नहीं होती, विचार नहीं होते ऐसे जिनका कोई बेस ना हो, या केवल हवा में उड़ती बातें नहीं होती। ये ऐसे विचार होते हैं जिनका एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ प्रूफ देखा गया होता है, कुछ रिजल्ट्स देखे गए होते हैं, या कई मामलों में एक्सपेरिमेंट ना भी हो पर कई सारे केसेस या जो कहें कि जो पेशेंट्स रहे हैं उनके एनालिसिस से इन निष्कर्षों को, इन विचारों को समझा देखा जाता है और उनके आधार पर एक्सप्लेनेशन तैयार की जाती है कि कोई कंडीशन या कोई सोच या कोई व्यवहार किस वजह से है और किस तरह से वो बना रह जाता है। तो कई सारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं। किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की अपनी पुरानी हिस्ट्री होती है, उसके अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं। साथ ही साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो उनकी रही हैं, मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स जो रही हैं, उनको एक अक्सर इम्पोर्टेंट कारण देखा जाता है, समझा जाता है डिप्रेशन के कारण में, डिप्रेशन को कॉज करने में। जैसे बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं, जेनेटिक एक्सप्लेनेशंस हो गई या ब्रेन के अंदर केमिकल्स के मैकेनिज्म हो गए या उनके लेवल्स हो गए, या साथ ही साथ कुछ और हार्मोनल फैक्टर्स हो गए। इनके अलावा साइकोलॉजिकली भी डिप्रेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिप्रेशन की एक व्याख्या, एक एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। पर होता क्या है, जैसे कि हमारे पास बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूरी सटीक अवेलेबल नहीं है, साइकोलॉजिकली भी यही होता है कि हमारे पास सटीक एक्सप्लेनेशन तो अवेलेबल नहीं होती। एक्यूरेटली तो हम नहीं बता सकते कि किसी व्यक्ति को क्यों डिप्रेशन हुआ या किसी को नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे देखने में क्या आता है कि बड़े सारे डिसएग्रीमेंट होते हैं, मतलब बड़े सारे मतभेद होते हैं अलग अलग थ्योरिस्ट में, अलग अलग विचारशील लोगों में, शोधकर्ताओं में, कि कोई भी कारण जो होता है वह कितना प्रभावशाली होता है। मतलब जेनेटिक को कितने हम जोर दें या साइकोलॉजिकल फैक्टर को कितना जोर दें, या जो फैमिली रिलेशनशिप्स रही हैं या पर्सनल रिलेशनशिप्स रही हैं उनका कितना बड़ा रोल है। ऐसे में क्या होता है कि हम किसी भी एक फैक्टर की बहुत ज्यादा प्राथमिकता को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। तो हमें अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग लोगों के केस में हमें समझने होते हैं, देखने होते हैं। सभी थ्योरीज किसी ना किसी पहलू पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ कहते हैं कि बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइकोलॉजी में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से डिप्रेशन को एक्सप्लेन किया। और ऐसा देखा जाता है कि सभी फैक्टर्स किसी ना किसी लेवल पर हर पर्सन में काम करते ही हैं, किसी ना किसी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं। किसी में ज्यादा तो किसी में कम। किसी में जेनेटिक फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा तो किसी के अंदर पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो किसी में पर्सनैलिटी, तो किसी में रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस। तो इन्हीं थ्योरीज में से एक बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर थ्योरी है साइकोडायनामिक थ्योरी। ये एक ऐसा स्कूल है साइकोलॉजी का, स्कूल का मतलब है एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट, एक ऐसी शैली है विचार की, या जिसे हम कहें कि एक पूरी विचारधारा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकाइट्री, साइकोलॉजी में, जो कि 20वीं सदी के शुरुआत में डेवलप हुई। और खासकर कि ये जो थ्योरी थी ये ऐसी थी जिसकी एप्लीकेशन साइकोथेरेपी में बहुत ज्यादा देखी गई, या ये कहें कि यही सबसे पहले ऐसे साइकोलॉजिकल आइडियाज थे जिससे ना ही सिर्फ पर्सनैलिटी को, ह्यूमन थिंकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता था,
डिसऑर्डर्स को भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। जो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता था और जब एक एक्सप्लेनेशन दी जा सकती थी तो थेरेपी भी की जा सकती थी, क्योंकि जिन वजहों से डिप्रेशन या एंजाइटी होता है उन्हीं वजहों को अगर हम क्योर कर लें तो उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं साइकोथेरेपी की जो शुरुआत थी वो भी इन्हीं साइकोडायनेमिक थ्योरी के आइडियाज से हुई, इन्हीं विचारों से हुई। इन्हीं विचारों ने सबसे पहली बार फाउंडेशन बनाई साइकोथेरेपी की, कि किस तरह से साइकोथेरेपी की जानी चाहिए, किस तरह से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है इन प्रिंसिपल्स की मदद से, और कैसे थेरेपी में लोगों की साइकी को समझकर उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। तो जो शुरू की जो अप्रोचेस थी वो माइंड को स्टडी करती थी, उसके अंदर हमारे जो मेंटल, इमोशनल, मोटिवेशनल जो फैक्टर्स हैं उनको बताती थी, उनके ऊपर फोकस करती थी कि कैसे एक व्यक्ति का जो मन है वो उसके अंदर अलग अलग जो पहलू हैं वो इंटरेक्ट करके उसकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, पर्सनैलिटी को बनाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बिहेव करते हैं क्योंकि उनके अंदर अलग अलग मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं। फिर सबसे पॉपुलर जो एक फिगर है साइकोलॉजी में, सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने भी इसी थ्योरी में, इसी तरह के जो साइकोलॉजिकल मॉडल्स थे उनमें अपनी एक्सप्लेनेशन दी। साइको एनालिसिस नाम की एक थ्योरी बनाई, ये कहें कि इन्वेंट की, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि कैसे हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, वो कई तरीके के हिस्सों में डिवाइडेड होता है, विभाजित होता है, और कैसे उसके अंदर एक इम्पल्सिव, इररेशनल, इंस्टिंक्ट वाला इड होता है जो कि हमारी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, वह कैसे अलग अलग बीमारियों का कारण बनता है और हमारी इच्छाओं और हमारे बिहेवियर को कॉज करता है, उसका कारण बनता है। साथ ही साथ इड और इस इंस्टिंक्ट के अलावा कुछ ऐसे और प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमारा रैशनल ईगो होता है जो कि रियलिटी को दर्शाता है। रियलिटी में क्या रियल है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या सही होना चाहिए, यह दर्शाता है। और साथ ही साथ एक जजमेंटल पार्ट होता है हमारे माइंड का जिसे सुपर ईगो कहते हैं, जो ये बताता है कि क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरीके से कोई व्यवहार दर्शाया जाना चाहिए, और समाज के, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, नियम, कायदे, कानून हैं, धारणाएं हैं, उनको ये इंक्लूड करता है, या ये कहीं कि सुपर ईगो वही होता है। तो ये डिसाइड करता है कि हमारा व्यवहार किस तरह से शेप किया जाना चाहिए। तो व्यक्ति का मन बहुत सी इच्छाएं पैदा करेगा, वो इड हो गया। ईगो कहेगा कि ये तरीके हैं जिस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, पर सुपर ईगो डिसाइड करेगा कि कौन सा तरीका समाज के, सभ्यता के, संस्कृति के अनुकूल है, उसके अकॉर्डिंग है, और कैसे उन्हीं व्यवहारों को शो किया जाए, उसी तरीके के सॉल्यूशंस अपनाए जाएं जो कि एक समाज, एक संस्कृति के आधार पर डिसाइड किए गए हैं, या जो करने ज्यादा उचित है, ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि हमारा जो मन है वो 3 हिस्सों में विभाजित होता है। इसी तरीके से अलग अलग तरह से लोग अपनी पर्सनैलिटी और अपनी थिंकिंग को डेवलप कर लेते हैं। तो होता क्या है, फ्रॉइड ने ऐसा बताया कि जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट है जो हमारे माइंड के, वो अक्सर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ एक द्वंद्व पैदा कर देते हैं, जिस वजह से रिप्रेशन हो जाता है। रिप्रेशन का मतलब ये है कि हम अपने अनकॉन्शियस, इंस्टिंक्चुअल, इड वाले जो मोटिव्स हैं उनके प्रति अवेयर नहीं होते, अनअवेयर होते हैं, और उन इच्छाओं, उन डिजायर्स को हम ना चाहते हुए भी सप्रेस कर देते हैं। और इस सप्रेशन के कारण, या इस मामले में हम कहें कि हम उन्हें दबा देते हैं, और इस दबाव के कारण, क्योंकि वो हमारे अवेयरनेस में नहीं होता, हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं होता, हमें खुद ही नहीं पता कि हम उन इच्छाओं को दबाए हुए हैं, इसलिए इसे रिप्रेशन कहा जाता है। रिप्रेस्ड हो जाती हैं इच्छाएं, अपने आप दब जाती हैं, क्योंकि समाज का, सोसाइटी का, हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे माहौल का हम पर बहुत प्रेशर होता है, हम उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो वो दब जाती हैं। तो साइकोडायनामिक थ्योरी क्या कहती है, ये जो हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में जो सबसे इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच, उनको सक्सेसफुली अगर हम रिजॉल्व कर लें तो हम रिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अच्छी मेंटल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। तो मेंटल इलनेस कहीं ना कहीं इस वजह से होती है क्योंकि वो जो अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच, जो कि हमने बचपन में बहुत अर्ली एज में डेवलप किए थे, उनके बने रहने के कारण ही मेंटल इलनेस होती है। मेंटल इलनेस उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ना कर पाने के कारण होती है। कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार इसलिए होता है क्योंकि बचपन में उसके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे अपनी विशेस, डिजायर्स की वजह से,
रियलिटी में वो उन डिजायर्स और विशेस को पूरा नहीं कर पाता था, और क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाता था इसलिए वो दब गई, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किसी ना किसी टाइम पर डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई। तो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कारण बनते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे बीमारियों के। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट डेवलप करना, अफेक्शन मतलब लगाव, प्यार ठीक से ना मिल पाना या उसके प्रति कॉन्फ्लिक्ट होना, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स ना बना पाना, मतलब घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होना, मम्मी पापा के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स ना बन पाना या उनकी आपस में रिलेशनशिप्स ना होना जिस वजह से छोटी उम्र में किसी पेरेंट का लॉस हो जाना या उस पेरेंट का अवेलेबल ना होना। साथ ही साथ अपने बॉडीली फिजिकल फंक्शंस जो हैं उन पर भी पूरी तरह से मास्टरी ना ला पाना, मतलब किसी ना किसी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स का होना भी एक तरीके के कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, क्योंकि व्यक्ति चाहेगा वो बहुत ही स्ट्रांग रहे, बहुत ही फिट रहे, फिजिकली हेल्दी रहे, पर उसके बहुत सारे काम रियलिटी में नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो फिजिकली किसी तरह से वीक हो सकता है। तो ऐसे में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। कई सारे और भी एक्सप्लेनेशंस ऐसी दी गई हैं जो कि साइकोडायनामिक थ्योरी के अंडर आती हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम क्यों डेवलप करता है। साइको एनालिसिस जो है, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप की थी, उसके अनुसार डिप्रेशन इस वजह से होता है कि कोई व्यक्ति अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको खुद ही के प्रति जाहिर करता है और किसी तरह से उसको इस तरह से कन्वर्ट कर देता है उस गुस्से को, क्रोध को, कि वो सेल्फ हेट्रेड में डेवलप हो जाता है। मतलब गुस्सा खुद के प्रति आना और उस गुस्से में एक तरीके की खुद ही से नफरत करने लग जाना। इसे समझने के लिए हम एक बड़ा टिपिकल सा सिनेरियो लेते हैं जिसमें कि हम यह समझ पाएं कि कैसे किसी व्यक्ति में गुस्सा जो होता है वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। एक ऐसा पर्सन या कहें कि एक ऐसा पेरेंट जो कि न्यूरोटिक है। न्यूरोटिक का मतलब यह है कि जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ही ज्यादा बच्चे पर स्ट्रिक्टनेस और प्रेशर का माहौल बनाता है, ओवर इंडल्जेंट है, मतलब जरूरत से ज्यादा बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर करता है, वार्मथ नहीं दे पाता, बच्चे को इमोशनल कंफर्ट नहीं दे पाता, उसके प्रति थोड़ा लापरवाह हो सकता है, इनकंसिडरेट हो सकता है, केयरलेस हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, बच्चे के प्रति बहुत अथॉरिटेटिव हो सकता है या बहुत स्वार्थी हो सकता है और अपनी जरूरतों को बच्चे से किसी ना किसी तरह से पूरा करवा लेता है, या ये कहें कि बच्चे को मैनिपुलेट कर लेता है, जिस वजह से वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से पैसिव एग्रेसिव नेचर का हो जाता है। मतलब डायरेक्ट कई बार गुस्सा एक्सप्रेस ना करके इनडायरेक्टली अपनी बातें मनवा लेने वाला होता है पेरेंट, और किसी ना किसी तरह से बच्चे पर अपनी इच्छाएं, अपनी उम्मीदें थोपता है। तो ऐसे में वो क्या करता है, बच्चे के लिए एक बड़ा ही अनसर्टेन, इनसिक्योर और एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, एक हॉस्टाइल दुनिया को प्रेजेंट करता है। बच्चे की नजर में एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। बच्चा इससे बहुत ही खौफ में जीने लगता है, बच्चा बड़ा ही इनसिक्योर होकर जीने लगता है, बच्चे की जो मानसिकता है, बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो भावनाएं हैं वे बड़ी ही इनसिक्योर हो जाती हैं। इस वजह से बच्चा अकेला महसूस करता है, कंफ्यूजन में महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है और साथ ही साथ बच्चे के अंदर एंगर भी डेवलप हो जाता है। बच्चा क्रोधित हो जाता है अपने साथ हो रहे इन अन्यायों के प्रति, हालातों के प्रति, उसका पेरेंट के बिहेवियर पर भी किसी ना किसी तरीके की नाराजगी होती है जो गुस्से का रूप लेता ही है। बच्चे के अंदर गुस्सा पनपने लगता है, पर बच्चा जानता है कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गुस्सा तो कर नहीं सकता। पेरेंट्स जो हैं वो पावरफुल हैं और पेरेंट्स ही वो जरिया है जिसके सहारे वो इस दुनिया में जिंदा है, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो बच्चे को अगर कोई गैजेट्स चाहिए वो भी पेरेंट्स के थ्रू मिलेंगे, बच्चे को स्कूल जाना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, वो भी पेरेंट्स करके देंगे, पेरेंट्स ही पैसा देंगे, पेरेंट्स ही उसके लिए सारे सुख साधन अवेलेबल कराएंगे। तो बच्चा क्या करता है, किसी ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। बच्चा जो है एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीने लगता है, वो चाहकर भी पेरेंट्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बना पाता। पेरेंट्स का गुस्सा, पेरेंट्स का एक एटीट्यूड बच्चे को अपने प्रति हीन भावना से भर देता है। बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ बहुत ओपन नहीं हो पाता और एक अच्छी रिलेशनशिप ना बनने के कारण बच्चे में जो गुस्सा है वो भी पनपने लगता है। वो जानता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, वो आवाज भी उठाना चाहता है पर उठा नहीं पाता। तो ऐसे में डर के कारण बच्चा क्या करता है, गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करता। साथ ही साथ यहां एक और प्रॉब्लम आती है कि बच्चा ना ही केवल पेरेंट्स से डरा रहता है, परेशान रहता है, वो पेरेंट्स से प्यार भी करता है, पेरेंट्स को पसंद भी करता है, उनके प्रति अटैच्ड भी होता है। तो उसके अंदर जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट भी लेकर आता है कि मैंने पापा के लिए ऐसा सोचा, मैंने मम्मी के लिए ऐसा सोचा,
मेरे को नहीं सोचना चाहिए, मेरे को गुस्सा आता है मम्मी पर, मेरे को गुस्सा आता है पापा पर वो गिल्ट से भर जाता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। तो ये गिल्ट, डर और साथ ही साथ अपने लव को, अपनी अफेक्शन को एक्सप्रेस ना कर पाना, रिसीव ना कर पाना, बच्चे के अंदर एक ऐसी फीलिंग को डेवलप करता है जिसमें बच्चा अपने गुस्से को रिप्रेस कर लेता है, पेरेंट्स के प्रति जो उसकी नाराजगी है उसको दबा लेता है, उसको अपने ही अंदर भर देता है, भरता जाता है, जिस वजह से वो गुस्सा बाहर ना निकलने की बजाय अपने प्रति निकलने लगता है। अपने प्रति वह बच्चा जो है वो क्रोध से भर जाता है, नफरत से भर जाता है। ऐसे में बच्चा अपने को रिजेक्टेड फील करता है। उसके अंदर एक ऐसी धारणा बनने लगती है, एक ऐसी सोच बनने लगती है कि बच्चा ऐसा मानने लगता है कि मैं अनलवेबल हूं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मुझे किसी से प्यार नहीं मिलता, मैं एक बुरा इंसान हूं, एक बुरी इंसान हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता। बच्चा कहीं ना कहीं अपने को रिजेक्टेड फील करके, अलग थलग फील करके, आइसोलेटेड फील करके ऐसी थिंकिंग धीरे धीरे बनाने लगता है, उसके अंदर ऐसी सोच बन जाती है। साथ ही साथ बच्चा बहुत कोशिशें करता है, बहुत संघर्ष करता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे पसंद करें, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाए, वो उनका अप्रूवल लेने की कोशिश करता है, उनकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश करता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है वो बच्चा कि मैं परफेक्ट हूं और मैं आपका आइडियल बच्चा हूं, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही बच्चा हूं, मैं वैसा ही हमेशा करता हूं और सोचता हूं। तो बच्चे के अंदर एक अप्रूवल लेने की, अपने को प्रूव करने की एक हमेशा टेंडेंसी बनी रहती है और पेरेंट्स का प्यार हासिल करने की एक इच्छा, एक नीड बनी रहती है, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हमेशा कोशिशें करता रहता है, हमेशा स्ट्रगल करता रहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे पूरी तरह से प्यार दें, अनकंडीशनल लव दें, एक निस्वार्थ प्यार दें, निस्वार्थ भाव से मेरे साथ लगाव रखें। और क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है तो ऐसे में वो अपने को वीक फील करने लगता है। ऐसे में वो मानने लगता है कि मैं कमजोर हूं, ऐसा करने में मेरे बस की नहीं है, मैं लायक नहीं हूं इसका कि मैं अपने पेरेंट्स का प्यार हासिल कर पाऊं या मैं अपने पेरेंट्स की नजर में ऊपर उठ पाऊं, बेहतर बन पाऊं, अच्छा बन पाऊं, या मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार कर पाए, मुझसे वो प्यार नहीं करते क्योंकि मैं ही गड़बड़ हूं, मेरे अंदर ही कमी है। तो ऐसे में वो मान लेता है कि मैं अनएक्सेप्टेबल हूं, मुझे इस दुनिया में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे इस परिवार में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं मेरे ऊपर सवाल खड़े होते हैं और हमेशा से खड़े होते आए हैं कि मैं ही गलत हूं, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। तो अपने अंदर की वीकनेस और अपने अंदर की लिमिटेशंस को वो इस तरह से स्थायी मान लेता है, परमानेंट मान लेता है कि उसे लगने लगता है कि मैं अनलवेबल हूं, अनएक्सेप्टेबल हूं, मैं अनलकी हूं, मुझे वैसा घर, वैसा परिवार, वैसे माँ बाप नहीं मिले जैसा कि वो हो सकते थे, जैसा कि मुझे चाहिए था या जैसा दूसरे लोगों के हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में मुझे वो प्यार नहीं मिलता, मुझे वो प्यार नहीं मिला, मैं इस लायक ही नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, वो ऐसा मानने लगता है। तो ऐसे में एक बिलीफ का डेवलप हो जाना कि मैं अनएक्सेप्टेबल हूं, अनलवेबल हूं, और साथ ही साथ एक हमेशा एक स्ट्रगल चलते रहना कि मुझे अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए, मुझे ऐसा बनना है कि मैं बेहतर से बेहतर बनूं और अच्छा बनूं और परफेक्ट बन जाऊं। बच्चा जो है ऐसे में इस स्ट्रगल में न्यूरोटिक हो जाता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी उसके अंदर आ जाती है और बहुत सारी डिप्रेशन की फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जद्दोजहद, एक स्ट्रगल, एक डिसोनेंस कि मैं किसी लायक नहीं हूं पर फिर भी मुझे सब कुछ हासिल करना है, पर फिर भी मुझे पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स का लगाव हासिल करना है। इस जद्दोजहद में बच्चा जो है वो बेचैन, परेशान, न्यूरोटिक सा, रेस्टलेस सा अपने को हमेशा महसूस करने लगता है। उसके अंदर एक ऐसी सेंस आ जाती है कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, मुझे अच्छा बनना है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं बन पाया, मैंने सारी कोशिशें फिर से करनी है और अच्छा बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे अच्छा बनना है। तो या तो उसमें एंग्जाइटी डेवलप होगी या उसके मन में ऐसा भाव डेवलप हो जाएगा कि मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं, मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं कितना भी कोशिश करूं मैं अच्छी नहीं बन सकती, मैं बेहतर नहीं बन सकती, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे, मेरे घर में मुझे वो सब सम्मान, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए, मैं इस लायक ही नहीं हूं, मैं अनलकी हूं, मैं डिजर्व ही नहीं करती, मैं अनडिजर्विंग हूं। इस तरह से बच्चे के अंदर नकारात्मक सोच डेवलप हो जाती है, बच्चे के अंदर एक हीन भावना, नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, जिस वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे सिम्टम आते हैं। खास करके डिप्रेशन किस तरह से आता है ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो न्यूरोटिक नीड होती है बच्चे के अंदर प्लीज करने की, अप्रूवल लेने की, वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशंस में भी स्प्रेड हो जाती है।
तो पहले वो पेरेंट्स के साथ अपीयर हुई थी, डेवलप हुई थी, बाद में वही बच्चा अलग-अलग सिचुएशंस में, अलग-अलग रिलेशनशिप्स में भी वैसा ही फील करने लगता है। वैसा ही एक न्यूरोटिक नीड आती है उसके अंदर कि मुझे प्यार मिले, मुझे किसी का साथ मिले, मुझे किसी का भरोसा मिले, मुझे सपोर्ट मिले, मुझे दोस्तों का सपोर्ट मिले, मुझे परिवार का सपोर्ट मिले, मुझे अपने वर्क प्लेस पर लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। वो हमेशा एक नीड में रहता है कि मुझे अपनापन मिले, मुझे लोग प्यार करें, एक्सेप्ट करें, हर तरफ से मुझे ऐसा मिले। उसके अंदर एक कांस्टेंट नीड रहती है और वो हमेशा उसका अभाव भी महसूस करता है, क्योंकि जो इनिशियल लेवल पर जो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे, जो पेरेंट्स के साथ आए थे, वो कभी पूरे नहीं किए जा पाते किसी भी फ्यूचर रिलेशनशिप में। तो पेरेंट्स से ना मिल पाने वाला प्यार उसको हर अलग-अलग रिलेशन और सिचुएशन में भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो वो अपने वाइफ के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे वो प्यार तो कभी मिला ही नहीं, मिल ही नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं। वो एक सेंस आ जाती है कि जो मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। हालाँकि वो इसको कॉन्शियस माइंड में सोचें, चेतन तरीके से सोचें, ना सोचें, वो एक अलग बात है। पर अनकॉन्शियसली, अचेतन मन में ये जो स्ट्रगल है, ये चलती रहती है। इसलिए कई लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनके अंदर यही डिज़ायर हमेशा पनपती रहती है। वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। तो जो थेरेपी का, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी का जो गोल होता था या जो होता है, कहीं न कहीं वो इस तरह का होता है कि वो बच्चे को या उस एडल्ट को जिसने बड़ी एज में डेवलप किया है डिप्रेशन, उसको अवेयर कराया जाए, इनसाइट दिलाई जाए कि किस तरह से उसका ये जो बिलीफ है, ये जो परसेप्शन है, ये बचपन में डेवलप हुआ और किस तरह से उसके घर के माहौल ने ऐसी सोच उसके मन में डेवलप की कि वो बिल्कुल किसी लायक नहीं है, वर्थलेस है, या किस तरह से वह अनडिजर्विंग है, अनलकी है। इस सोच को बदलने के लिए, इस सोच के पहले जड़ को एक्सप्लोर किया जाता है, उसका बचपन में, चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं कारण एक्सप्लोर किया जाता है, देखा जाता है और यह समझा जाता है या उस पेशेंट को ऐसा समझाया जाता है कि वह एक्चुअल में बैड नहीं है, एक्चुअल में अनलकी, अनडिजर्विंग नहीं है। बचपन के किसी रिलेशनशिप्स की वजह से, पेरेंट्स के साथ उसके संबंधों की वजह से उसके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हुई, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और अपने प्रति हीन भावना, अपने प्रति हेट्रेड और नकारात्मकता डेवलप हुई, जिसमें उसका दोष नहीं है, वह कारण नहीं है, वह खुद को ब्लेम ना करे इस चीज के लिए। तो ये इंसाइट दिलाई जाती है उसमें। यह थेरेपी का कहीं ना कहीं गोल होता है कि उसके अंदर जो अक्षमताएं हैं, इनएडिक्वेसीज हैं, उसका वो खुद कारण नहीं है। यहां तक कि ऐसी इनएडिक्वेसीज शायद उसमें है भी नहीं। ऐसा समझने के बाद, ऐसा जानने के बाद वह व्यक्ति अपने को पनिश करना बंद कर देता है या बंद कर सकता है, और साथ ही साथ उसके अंदर परफेक्ट होने की जो नीड है, डिमांड है, वो भी कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। पर यह सब समझकर, इन सब चीजों में इंसाइट लेकर और अपने बचपन के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानकर, एक्सप्लोर कर कर ही वह ये सब समझ पाता है। और यही गोल होता है साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी का, कि बचपन के उन कॉन्फ्लिक्ट्स, उन रिलेशनशिप्स, उन इश्यूज को एक्सप्लोर किया जाए कि कैसे पेरेंट्स उसके साथ बिहेव करते थे और कैसे पेरेंट्स के लव के लिए वो हमेशा डिजायर करता था। एक लॉन्गिंग हमेशा उसमें रहती थी, एक क्रेविंग रहती थी जो कभी पूरी नहीं हो पाती थी। तो वो लॉन्गिंग पूरी ना हो पाना, तो वो डिजायर कभी पूरी ना हो पाना, वो प्यार पूरा ना मिल पाना, धीरे 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 सोच का हिस्सा बन गया और वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में दब गया। दबने की वजह से वो उसकी पर्सनैलिटी और थिंकिंग का पार्ट बन गया, जिसके प्रति वो खुद भी अवेयर नहीं है। और क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वह खुद ही को ब्लेम करता रहता है, खुद ही के बारे में नेगेटिव सोचता रहता है वह व्यक्ति। और जब वो जान लेगा ये सब क्या है, क्यों है, तो डिप्रेशन को दूर कर पाएगा, डिप्रेशन से बाहर आ पाएगा। ये पूरा आइडिया है साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी का, या जिसे हम कहें कि साइकोडायनामिक आइडियाज जो है वह इस तरीके से डिप्रेशन को एक्सप्लेन करती हैं और बताती हैं कि कैसे डिप्रेशन हो जाता है और अगर उसको ट्रीट किया जाए, क्योर किया जाए तो कैसे किया जाना चाहिए। यह एक तरीका है डिप्रेशन को ट्रीट करने का, उससे बाहर आने का। तो यह रही एक जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी कि किस तरह से डिप्रेशन डेवलप होता है और कैसे डिप्रेशन जो है वह अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, अनकॉन्शियस डिजायर्स और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस की वजह से होता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, बचपन में पैदा हुए कॉन्फ्लिक्ट्स, बने हुए कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी उम्र में डेवलप हुए कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि पेरेंट के साथ रिलेशनशिप में डेवलप हुए हैं, वह कैसे डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों का रूप ले लेते हैं और कैसे वो दबे रह जाते हैं और कैसे वो हमारी सोच को परिवर्तित कर देते हैं। और जब सोच परिवर्तित हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो कैसे डिप्रेशन ना ही केवल पैदा होता है, वह बना भी रह जाता है। कई मामलों में तो ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन को अगर हम थेरेपी से क्योर भी कर दें, तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, ये जो मेंटेलिटी या जो
थिंकिंग होती है, बिलीव्स होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, वह फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर बने ही रह जाते हैं। इसलिए चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बचपन के अनुभवों की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है साइकोडायनामिक थ्योरी में, और कहीं न कहीं साइकोलॉजी में भी पूरा का पूरा जोर जो है किसी न किसी लेवल पर बचपन के अनुभवों पर दिया ही जाता है। फ़ोकस जो है वो कहीं न कहीं बचपन के अनुभवों पर दिया ही जाता है, और बचपन में हुई रिलेशनशिप्स में जो इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कहीं न कहीं कारण देखा ही जाता है। पूरी साइकोलॉजी कहीं न कहीं इस पर ज़ोर देती ही है। तो भले ही वह कॉग्निटिव थ्योरी या थेरेपी हो या साइकोडायनामिक थ्योरी या थेरेपी हो, उसमें बचपन के डेवलप किए हुए एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, थिंकिंग स्टाइल्स, बिलीव्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और मोटिव्स और फीलिंग्स कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं एडल्टहुड में आई हुई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को लेकर, जिसमें मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एक चीज़ हो सकती है जो बाद में डेवलप होती है, जिसका कारण कहीं न कहीं बचपन के प्रॉब्लम्स में होता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कहीं न कहीं कारण बनती हैं डिप्रेशन का। ये हमने जाना इस वीडियो में। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी से लाभ ले पाएँगे और कहीं न कहीं समझ पाएँगे कि आपके केस में भी किसी न किसी तरह से ये एक्सप्लेनेशन काम करेगी, एप्लाई होगी, और आप भी इसको देख पाएँगे कि आपकी लाइफ़ में ये एक्सप्लेनेशन किस तरह से लागू होती है, देखी जा सकती है, इम्प्लीमेंटेबल है। लगेगा आपको कि हाँ, आपकी लाइफ़ के बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं, कारण रहे हैं, फैक्टर्स रहे हैं जो कहीं न कहीं डिप्रेशन का कारण बने हैं, डिप्रेशन की संभावना को बढ़ा देते हैं, और डिप्रेशन आने का एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा फैक्टर इन्हीं टाइप के जो एक्सप्लेनेशंस हैं, कारण हैं, वो रहे हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया। तो आप देखें, समझें, एक्सप्लोर करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, जानें कि आपके लाइफ़ में वो कौन से एस्पेक्ट रहे होंगे, कारक रहे होंगे, जो आपको जानने में मदद देंगे अपने बारे में, अपने डिप्रेशन के बारे में, और कहीं न कहीं उसे दूर करने में भी हेल्प करेंगे। आप इस बारे में साइकोलॉजिस्ट से बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि कैसे आप अपने लाइफ़ के चाइल्डहुड के कॉन्फ्लिक्ट्स को, एक्सपीरियंसेस को, इमोशंस को एक्सप्लोर करके, अंडरस्टैंड करके कैसे अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हुए अनुभवों को समझकर, जानकर और इनसाइट्स को डेवलप करके। थेरेपी का जो बेसिक आइडिया है वो यही कहता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को जानकर, उनमें इनसाइट लाकर हम अपने प्रेजेंट को क्योर कर सकते हैं, प्रेजेंट मेंटल कंडीशन को हील कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सी चीजें ऐसी हुई हो बचपन में जिनकी तरफ आपका ध्यान ना गया हो, या ध्यान जाता भी हो और आपके मन में वो कंप्लेंट्स भी हो, आपको पता हो कि हाँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ किया गया है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, पेरेंट्स दोषी हैं, कहीं ना कहीं मैं इसमें कसूरवार नहीं था या नहीं थी, और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की थिंकिंग, पेरेंट्स के बिहेवियर, पेरेंट्स के एटीट्यूड कहीं ना कहीं कारण रहे हैं मेरे डिप्रेशन में। अगर ऐसा आप क्लियर कट लिंक देख पाते हैं, क्लियरली अगर आप ऐसे कारण देख पाते हैं, तो आपको साइकोडायनामिक थेरेपी जरूर लेनी चाहिए। बहुत हेल्प मिलेगी आपको साइकोडायनामिक थेरेपी से। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं बचपन की ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं कारण है जिस वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो भी आपको साइकोडायनामिक थेरेपी लेनी चाहिए। और कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स से रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कराने के लिए, रिज़ॉल्व करने के लिए अगर आपको ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, पेरेंट्स के बिहेवियर को और अपने बिहेवियर को समझना ज़रूरी है, तो भी आपके लिए साइकोडायनामिक थेरेपी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। किसी न किसी तरह से या तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कि कैसे पेरेंट्स के बिहेवियर, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स कारण बनी है आपके डिप्रेशन में। तो ये समझेंगे, जानेंगे तभी जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तभी आप अपने डिप्रेशन से दूर आ पाएँगे, उसको क्योर या हील कर पाएँगे, तभी जब आप इनको ढंग से एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं। थेरेपी लंबी होती है, अक्सर साइकोडायनामिक वाली लंबी चलती है, लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है, तभी हम पूरी तरह से अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर पाते हैं। तो इसलिए जब आप थेरेपिस्ट से मिलें, थेरेपिस्ट से बात करें, या तो वो ऐसा स्पेशलिस्ट हो जो साइकोडायनामिक थेरेपी देता हो, या एटलीस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जरूर हो जो आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने में, जानने में हेल्प कर सकता है और इससे बाहर आने में हेल्प कर सकता है। या तो यह जो फर्क होगा थेरेपी के थ्रू लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, किसी ना किसी तरह से आप इससे बाहर आ जाएंगे। कई बार मेडिसिन या कुछ दूसरी थेरेपीज जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज थोड़ा ही हेल्प करती हैं, कारण क्योंकि बहुत गहरे में आप अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट छिपाए बैठे हैं, उनको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से डिप्रेशन क्योर नहीं होगा। तो हो सकता है कि आप दूसरी थेरेपीज ले चुके हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या मेडिसिन भी ले चुके हैं, या कुछ दूसरी काउंसलिंग ले चुके हैं, पर हो सकता है कि आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इस तरह के हैं कि जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे पेरेंट्स के प्रति अपनी रिलेशनशिप्स के हिसाब से, तब तक आप शायद डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं
साइकोडायनामिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। तो आप अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में बात करें या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें अगर आप साइकोडायनामिक थेरेपी के थ्रू अपने डिप्रेशन को हील करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपके कुछ प्रश्न हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ सुझाव देना चाहते हो या कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी आपके एक्सपीरियंसेस हो आप शेयर करना चाहते हो, वह कमेंट में लिखें ताकि दूसरों को भी इससे जानने में मदद मिले और साथ ही साथ मैं भी आपको आंसर दे पाऊँ, रिस्पॉन्स दे पाऊँ कि आपके कंडीशन में क्या सही निर्णय लिया जा सकता है या क्या सजेशन सबसे एप्रोप्रिएट हो सकती है। वीडियो को शेयर भी करें किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके लिए यह जानकारी बहुत यूज़फुल हो सकती है। साथ ही साथ आप चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।